इस सत्र में बस अब थोड़ा ही विलम्ब है. वी आर वेटिंग फॉर वन ऑफ आवर पैनलिस्ट. ही इज़ हेयर, सो विल बी स्टार्टिंग इन एनी मोमेंट. मैम एक और चीज़ अभिषेक अग्रवाल सर से सो आप सभी का पुनः स्वागत. और हमारे बीच सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं. पिछले सत्र में थोड़ा विलम्ब से पहुंचा, लेकिन सभी जो महानुभाव थे और अपनी अपनी विधाओं के और अपने फील्ड के मजे हुए लोग थे, तो इसी कारण वो सत्र थोड़ा लंबा चला और जो कि उचित भी था. तो यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठ रचनाकारों, साहित्यकारों को प्रणाम. अब बिना किसी विलंब के आप इस सत्र की थीम से भलीभांति परिचित हैं, गूंजे अनहद नाद. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा गीता गैरोला जी को. मैम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. गीता मैम प्लीज़ आएँ. ज़ोरदार तालियों से गीता मैम का स्वागत करें. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अविनाश जोशी सर का. सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. मैम आप बीच में. सर आप. अब मैं आमंत्रित करूँगा मंच पर आदरणीय अभिषेक अग्रवाल जी को. सर प्लीज़ तालियों से सर का स्वागत करें. दोस्तों, हालांकि आयोजन के अपनी एक संरचना है और समय की अपनी मर्यादा है. उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं, अगर हम सब पूरे जो आयोजन का मुख्य बिंदु है उसको ध्यान में रखें तो उन्हीं के श्रीमुख से सुनना और जानना चीज़ों को बेहतर होगा. लेकिन मेरी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन है. एक मैं हिंदी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ. लेकिन आज इससे पूर्व का जो सत्र रहा वो इतना रोचक रहा कि, और जैसे आदरणीय ममता कालिया मैम के कुछ शब्द इतने प्रेरक रहे कि अब मैं भी उस ओर अग्रसर हूँ और मैंने थोड़ा बहुत उन्हें पहले पढ़ा भी है. तो नाइजीरियन उपन्यासकार हैं चिनुआ अचीबे. तो हम सब उनसे परिचित हैं. मुझे बचपन से उनकी एक बात बहुत प्रेरक लगती है और उचित भी है कि हर सभ्यता की, हर देश की और हर समाज की अपनी कहानियाँ होनी चाहिए. अगर हम उन कहानियों से अछूते हैं या उनके बिना हम बिल्कुल कंगाल हैं. वो कहानियाँ ही हमें एक सभ्यता, एक समाज और एक देश के तौर पर आगे ले जाती हैं. तो पहले तो कहानियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है. और जैसा कि मुझे बचपन से एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे पंचतंत्र के बारे में. पंचतंत्र इतना खूबसूरत एक कृति है और शायद ऐसी दुनिया में कभी लिखी भी नहीं जा पाई इसके बाद, कि बच्चे को लगता है कि वो बच्चे के लिए लिखी गई है और वो उससे सीख जाता है. उसका संदेश बड़े के लिए होता है और बड़ा उससे सीख जाता है उन सभी कहानियों से. तो ये कुछ कहानियों की, रचनाओं की, चाहे उपन्यास की विधा हो या कहानियों के माध्यम से हो, इसकी अपनी खूबसूरती है. और आज
गूंजे अनहद नाद जो गीता मैम की पुस्तक है, जो इस परिचर्चा का विषय है, इसके केंद्र में है। और मैं थोड़ा सा गीता मैम के बारे में पहले से पढ़ रहा था, तो एक जैसे ममता कालिया मैम ने एक बात कही थी कि स्त्री की बहादुरी को लेकर, और जो उन्होंने मणिकर्णिका के विषय में उद्धृत किया कि सारा स्त्रीवाद एक तरफ और वो एक कृति एक तरफ। तो मैम की एक इससे पहले की पुस्तक है, बस उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये मन बंजारा रे, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। तो नंदा देवी राज्यात यात्रा जो स्त्रियों के लिए वर्जित थी और उसकी पहली महिला यात्री, सो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़ोरदार तालियां तो एक बार होनी ही चाहिए। धन्यवाद। तो घुमक्कड़पना जो आपका है, और ये देश थोड़ा सा भूल गया राहुल सांकृत्यायन को, जिनका बहुत बड़ा मतलब हम सब पे उपकार है। जब हम बचपन में राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ते थे कि वो घोड़े खच्चरों पर लाद लाद के जो सारी पांडुलिपियां थी वो इस देश में दोबारा लाए और उस ज्ञान को स्थापित किया, तो वो बहादुरी के साथ साथ मैम जो आज हमारे बीच गीता गैरोला मैम हैं और अपनी इस पुस्तक के साथ, तो वो घुमक्कड़पना भी मुझे लगता है महिलाओं को बहुत आवश्यक है वो होना। अगर हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं, नारीवाद की बात कर रहे हैं, और जी मैम, आवारागर्दी एक बेहतर शब्द हो सकता है। मैंने कहा मैं सीखने की राह पे हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में जब हम फेमिनिज्म पढ़ाते हैं तो कुछ मैं कई बार बात शुरू करता हूँ किंडर जॉय से। सबसे डेंजरस चीज़ है जो शायद हमने समाज में दे दी, और इस तरीके से जो हमने चीज़ों को बना दिया है, तो उस ब्रेकिंग दोज, जैसे पहले कहा भी गया पॉलिटिकल साइंस में, ब्रेकिंग दैट सीलिंग, तो वो काम मैम ने अपने पूरे जीवन के माध्यम से हम देखेंगे और अपनी कृतियों के माध्यम से किया है। तो हम सब आज ये बहुत सुखद एहसास है हम सब के लिए कि हमारे बीच मैम अपनी इस कृति के साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं डॉक्टर अविनाश जोशी सर के बारे में बताना चाहूँगा। सर अभी प्रेजेंटली एनटीपीसी चेयर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी दून यूनिवर्सिटी में हैं एज प्रोफेसर, और इसके साथ साथ मैं सर के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो सर इतिहास के साथ साथ अन्य विधाओं में भी माकूल दखल रखते हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर से जानते हैं, और हम सब आभारी हैं कि आज वो हमारे बीच हैं। सो प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर जोशी सर। और वो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये भी बहुत सुखद है हम सभी के लिए। और इसके साथ मैं परिचित कराना चाहूँगा आपको, वैसे अभिषेक अग्रवाल जी एक जाना माना नाम है, हम सभी उनसे परिचित हैं। संभावना प्रकाशन के संचालक के तौर पर भी हम उनसे परिचित हैं, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि वो एक साहित्य अन्वेषी और साधक भी हैं। तो कई बार मतलब आज के पूरे सभी सत्रों में मिला जुला के मैं एक बात देख रहा था जो बहुत रुचिकर भी है और सामने आई कि और इससे पहले जो सत्र हुआ उसमें स्पेशली इस बात का जिक्र हुआ, नए लोगों पे काफ़ी बात हुई, और ये सिर्फ हिंदी को किसी विषय तक सीमित नहीं रख रहा है। हिंदी हम सब की भाषा है और हम सब उसमें मौलिक रूप से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बड़ा सुखद था कि आप किसी भी प्रकार के बैरियर से निकल रहे हैं। जैसे मैंने बहुत पहले कुछ पढ़ा था ममता मैम का कि प्रेम पिचक पिचक के चपटा हो गया है, तो नए प्रकार की जो शैली है और ये सब हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायी, यही आपको नए नए तरीके से सोचने को मिलती है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सो हेयर वी आर सेलिब्रेटिंग दैट ऑल्सो। मतलब ये अल्फाजों का जश्न है, शब्दों के साथ आप रोचक तरीके से परिचित हो रहे हैं। तो अब बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए मैं निवेदन करूंगा अभिषेक अग्रवाल जी से कि वो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं और हम सब उनके साथ चलें। सर सबसे पहले तो ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये मन बंजारा रे जिस किताब का जिक्र किया है, वह किताब को भी जो है प्रकाशित करने का सौभाग्य मेरा ही रहा है। और गूंजे अनहद नाद अगर एक प्रकाशक की दृष्टि से कहूँ तो ये उन किताबों में से है जो अपने प्रकाशन के 3 महीने ही अभी शायद मुश्किल से पूरे हुए हैं, और उसका दूसरा संस्करण प्रेस में है। तो अब जब मैं इसको एक पाठक के तौर पे पढ़ रहा था और इसके ऊपर काम कर रहा था, तब सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो बात थी वो ये मेरे को ताजुब हो रहा था, वो ताजुब था गीता जी के साहस के ऊपर। मैं उसको पढ़ता था और कभी कभी उनसे बात करता था कि गीता जी आप जो है
गोलू के बारे में ऐसे लिख दे रही हैं आप। फला व्यक्ति के बारे में, अपने पति के बारे में आप इस तरीके से लिख दे रही हैं। तो और यही चीज़ मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आत्मकथाएं लिखना, अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाई करना, वो बहुत सरल है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की आत्मकथाएं पढ़ते हैं, आप संजय दत्त की आत्मकथा पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपको हर चीज़ के एक्सक्यूज़ मिलते हैं। हर क्राइम के पीछे एक छिपा हुआ एक बहाना, एक एक्सक्यूज़ मिलता है आपको। लेकिन कोई आदमी या कोई महिला स्पेशली, वो अपनी गलतियों को इतनी बेबाक तरीके से स्वीकार करे, अपने सभी मनोभावों को वह कह देने के लिए एक अलग और एक अद्भुत साहस की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो गीता जी से ही पूछना चाहूँगा कि वह साहस और चीज़ों को देखने का नज़रिया वो किस तरीके से अपने अंदर विकसित करती हैं। देखिए, हमारे जो सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत 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 खुश हूँ कि ममता दी मेरी बात सुन रही हैं, कमला दी मेरी बात सुन रही हैं, डॉक्टर विद्या सिंह और मेरे सारे मित्र हैं जो देहरादून के हैं, और अभी बहुत सारे लोग बाहर भटक रहे हैं, वो उधर की तरफ उनको वो आएंगे अभी धीरे धीरे करके। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे साहस का सबसे बड़ा कारण यही सारे लोग हैं, यही सारे लोग हैं। क्योंकि मैं कई बार जब भटकती हूँ तो मुझे सब यही लोग याद आते हैं, और एक एक करके आकर के कोई फ़ोन कर दे, मैं रो रही हूँ तो पता चला किसी का फ़ोन आ गया। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, अभिषेक ने, पहली बात तो मैंने जब गूंजे अनंत नाद लिखना शुरू किया था तो वो कोई आत्मकथा, वो क्या था मुझे, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। पल्लव से मैंने बोला तो पल्लव ने कहा आप लिखो, कुछ भी हो जाएगा। मैंने कहा ये निकलेगा क्या? उसने कुछ भी निकले, आप निकाल दो बस किसी तरह से। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो बेसिकली मैं बहुत बीमार थी, कैंसर से मैं, और जिस समय मेरे को कैंसर हुआ उस समय मैं उत्तराखंड के अंदर जिस कार्यक्रम ने मुझे ये साहस दिया अपने आप को अभिव्यक्त करने का और अपने आप को ईमानदारी से अभिव्यक्त करने का, उसका नाम है महिला समाख्या। वो जेंडर बेस्ड प्रोग्राम था तो वो बहुत ही सरकारी प्रोग्राम, पर उसने मुझ जैसी हजारों औरतों को निकाला, और मुझ जैसी हजारों औरतें हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो साहस के साथ में अपनी बात करती हैं, और उनके अंदर एक अद्भुत मेरे अंदर है नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके अंदर है, ये मुझे दिखता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब मैं लिख रही थी तो वो एक घोर सरकारी कार्यक्रम का रिजल्ट था, घोर सरकारी का। वो सरकारी कार्यक्रम सरकारी तरीके से शुरू नहीं हुआ, मगर बहुत सरकारी तरीके से, बहुत बेइज्जती से बंद हुआ। वो एक उसका ड्रॉबैक है है ना। और शिक्षा विभाग ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, हमारी सरकार ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। तो वो एक पक्ष है। मैं अभी सुशील को बोल रही थी कि तुमने ठोकने की कोशिश तो करी, वैसे ऐसी बात नहीं है तो एक तो बात यह है कि मेरा जो साहस और मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत है वो महिला समाख्या कार्यक्रम और मेरे मित्रों की देन है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अपने आप को ईमानदारी से व्यक्त करने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर बेसिक ईमानदारी होती है। साहस होना चाहिए अपनी बात कहने का, व्यक्तिगत बात कहने का भी साहस होना चाहिए। मैंने जब मैं ये लिख रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने अपने हस्बैंड के बारे में लिख दिया कि वो इतने नकारा हैं, वो बहुत गैर जिम्मेदार हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे। मैंने कहा वो है ना, मेरे साथ ही तो रहते हैं जो है। वो आज वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि तूने तो मेरी बहुत ही बुराई कर दी इसमें, है ना। मैंने कहा तुम मत पढ़ो, तुम्हारे लायक नहीं है ये, है ना। तो वो उन्होंने स्वीकारा, क्या करें, मजबूरी है ना। अपने बेटे के लिए, या अपने जो मेरे ऐसे बहुत सारी मित्रताएं थीं, मेरी ऐसी सहेलियां थी जो 30 साल से मेरी सहेलियां थीं, और मैंने सोचा था कि मेरे जो रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं, मेरे पिता के रिश्ते हैं, मेरे ससुराल के रिश्ते हैं, ये तो मुझे दिए गए हैं ना। जब मैं पैदा हुई तो ये रिश्ते तो मुझे माँ के दूध के साथ मिल गए ना पैदा होते ही। लेकिन वो जो रिश्ते थे वो मेरे रिश्ते थे, वो मैंने बनाए थे। उन रिश्तों पे मुझे बहुत नाज था। उन रिश्तों ने बहुत सारे रिश्तों ने मुझे मेरी बीमारी के दौरान दगा दी। बहुत दुखी हुई मैं, बहुत दुखी हुई। मगर मेरे दूसरे दोस्तों ने मेरे को उबारा। मतलब कह रहे, आप देखिए ना कैसे पैरेलल ढांचा खड़ा हो जाता है कि एक लोग आपको परेशान करते हैं और दूसरे लोग, इसमें ये सुनीता बैठी हुई है सामने, हर समय मेरे को इतना अप्रिशिएट करती है। हमेशा दीदी, मैं वो हमेशा मुझको बहुत बूस्ट अप करती है। हमेशा मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि मुझे बैगन के झाड़ में चढ़ाया जा रहा है, मैं जानती हूँ, मैं हर व्यक्ति अपनी औकात जानता है, मैं भी जानती हूँ अपनी औकात। पर मैं जो मेरे मित्र हैं वो मुझे हमेशा साहस देते हैं। और
गूंजे अनहद नाद, कैंसर डायरी है, वो आत्मकथा नहीं है। उसमें अब क्या लिखा जाता कैंसर के बारे में? आप अपने कष्ट तो लिखते, अपना रोना धोना, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने इष्ट मित्र परिवार के लोग, किस किन लोगों ने कैसा साथ दिया, तो वो कैंसर डायरी में अपने आप ही आ गया सारा का सारा। जो हम लोग नॉर्मली अगर फेसबुक पर या पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, तो हमें हमारा जो पूरा साहित्यिक समाज है, जो बिरादरी है, वो हमें बहुत टुकड़ों में बटी हुई महसूस होती है। हमें मालूम पड़ता है कि वो फला वामपंथी है, वो दक्षिणपंथी का तमगा लगा हुआ है उसके ऊपर, वो ये है, वो है। तो हमें बहुत अलग भिन्न भिन्न तरह के धड़े दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी साहित्यिक बिरादरी का जो एक उज्जवल पक्ष, एक उजला पक्ष गीता जी की इस किताब में दिखाई देता है, जिसमें वह एक मतलब कहेंगे ना, लाइफ का जो सबसे खराब दौर हो सकता है किसी महिला के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में, वो उस दौर से गुजर रही हैं। एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहाँ पर वो शायद ये चाहती हैं कि मेरा जीवन ही यहाँ से आगे ना हो, कि इट्स बेटर कि मैं लेफ्ट कर दूँ इस अर्थ को ही। वो ऐसी मानसिकता से गुजर रही हैं। उस समय वो जब एक किसी भावना में आकर के एक सिर्फ एक हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन सी देती हैं कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को कैंसर हो गया है, और वह पूरी बिरादरी किस तरीके से उनके साथ में खड़ी है, और वो उनके कर्जों को, ये गीता जी की भी की स्वीकारोक्ति देखिए, वो उन कर्जों को कागज़ पर उतार रही हैं कि मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया है तो मेरे को वो पैसा वापस देना है उसको। लेकिन वो सब लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह हमारी पूरी साहित्यिक बिरादरी का एक इतना उजला पक्ष दिखाई देता है कि मन बहुत ही उसके पर एक उमंगित हो जाता है। और गीता जी, इसके बारे में आप कुछ बताइए, वो सब क्या, वो जो प्रसंग है उसके बारे में आप। देखिए, जहाँ तक पंथ की बात है, निश्चित तौर पे मुझे वाम ने बनाया है, निश्चित तौर पे खुले आम मैं स्वीकार करूंगी, मुझे वाम ने बनाया है। और मैं वामपंथी हूँ, घोषित वामपंथी हूँ, स्त्रीवादी हूँ, फेमिनिस्ट हूँ, घोषित फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि मेरी गुरु कमला भसीन जैसे लोग थे, उन्होंने ही मुझे आज यहाँ पर, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो मैं जो बात है उसको मैं नकार नहीं सकती। लेकिन जब आप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं और बहुत तकलीफ में होते हैं, तो आप चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, चाहे दुनिया पलट जाए, मैंने कैंसर से नहीं मरना, मुझे कुछ ऐसे कीजिए कि मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मैं कैंसर से ना मरूं, मुझे और चीज़ से मरना है। उसके बाद जब मेरी कीमो के कारण हार्ट बहुत वीक हो गया, 25% काम करने लगा, मैंने बोला ये देखिए अमीर लोगों वाली बीमारी है, अब जाएंगे आराम से। तो डॉक्टर बहुत हंसे, और डॉक्टर जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि मेरे को कौन सा स्टेज चल रहा है, तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। उन्होंने बोला, किसने कहा? मैंने कहा लोग पूछते हैं। उन्होंने कहा लोग इसलिए पूछते हैं कि मरीज अभी यहीं घूम रहा है, गया नहीं ऊपर, इसलिए पूछते हैं आपसे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो खिलंदड़ापन है, ये एक बहुत ही, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है और ये मेरे मित्रों की देन है। एक तो बात ये है। दूसरी बात है, जहाँ तक जब आप इस स्थिति में होते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि आपको जीना है, मरने से मैं कभी नहीं डरी, मरने से मैं आज भी नहीं डरती हूँ, मैं घिसने से डरती हूँ, सारे लोग डरते हैं। तो जब वाली स्थिति होती है तो आप बहुत तटस्थ होकर देखते हैं। फिर आपका जो पंथ है ना, आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग होती है ना, वो आपको बहुत तटस्थ भाव से देखने को मजबूर करती है, तटस्थ भाव से देखने को कहती है कि आप चीज़ों को तटस्थ भाव से देखिए। तो मैंने हर चीज़ को बहुत तटस्थ भाव से देखा, और जो मुझे दिखा, जो मैंने महसूस किया, वो मैंने लिखा। तो पर ये बिल्कुल तय है कि मैंने जो भी लिखा, मैंने जो भी कहा, जो भी मैं करती हूँ, जो भी अब तक किया है पिछले 30-40 सालों में, वो सारा का सारा वो लेफ्ट ओरिएंटेड है। मैं वंचितों के साथ में हमेशा थी, हमेशा। मैं खुद वंचित हूँ ना, मैं स्त्री हूँ तो मैं खुद वंचित हूँ ना, तो मैं अपने लिए काम करती हूँ, तो इसलिए मैं उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हूँ। ये तो गीता जी का वामपंथी दृष्टिकोण है ही कि वो जो है
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अपने नंबर मेरा कब आएगा, मैं कैसे लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ करके जो है डॉक्टर के केबिन में घुस जाऊं, उसकी चिंता नहीं है। वो वहाँ पर बैठकर काउंट कर रही हैं कि यहाँ पर पुरुष कितने कैंसर के पेशेंट हैं, महिला कितनी कैंसर के पेशेंट हैं। मेंटल कंडीशनिंग है ना स्त्रियों को देखने वहाँ की। बैठ करके ये हर पेशेंट के पास जाकर के वो ये पूछ रही है कि हर बहन के पास में या जो भी दूसरे कैंसर पेशेंट है कि तुम्हें कैंसर की क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है और मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ और कितना पैसा खर्च हुआ है, और कितना कितना पैसा पैसा, क्योंकि खर्च हुआ है। अपने भी तो मेरे गले गले आफत आ रखी थी ना। तो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अपने दुख को डाइल्यूट करने का तरीका क्या है, दूसरों की सेवा करके दूसरों के दुखों के सहभागी बन जाओ, तो वह तो वाम है ही। अगर वह वामपंथ है तो वह उस नजरिए से तो गीता जी पूरी तरीके से वामपंथी है। लेकिन अगर वामपंथ किसी किसी ब्यूरो हेड को फॉलो करने का नाम है तो शायद गीता जी वामपंथी नहीं है, तो वो डेफिनेशन अलग हो जाएगी। मेरा एक सवाल है गीता जी से, वो ये है कि आपने बहुत सारे सुझाव दिए हॉस्पिटल्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को कैंसर हॉस्पिटल्स के फॉर्मेशन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और ये सब बातें आपने अपनी किताब में भी लिखी है और उससे पहले भी आप कहती रही हैं। आज तक कोई परिवर्तन तो आया नहीं है, तो आपका क्या उसमें लगता है कि मैं कह के अपनी बात को पूरा मैंने कर दिया है या क्या उसको लगता है? देखिए, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे मैं बहुत बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं व्हील चेयर में गई, तो मैंने और टेस्ट कराने के लिए आपको कहाँ जाना है, जो अगर आप जॉली ग्रांट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग है, और टेस्ट कराने के लिए बिल्कुल आपको दूसरी बिल्डिंग में जाना है, आपको पेमेंट करने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाना है, लाइन लगाने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाना है। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने इस बात पे प्रश्न किया कि जो डिज़ाइन करते हैं हॉस्पिटल को, उनके दिमाग में डॉक्टर के बैठने की जगह तो होती है कि वो कहाँ बैठेगा, केबिन कैसे बनेगा, कंप्यूटर कहाँ पर रखे जाएंगे, मशीनें, मगर मरीज के लिए क्या है, इसके लिए नहीं है। बाथरूम नहीं है, इतने गंदे बाथरूम, इतना शोर। जब एक दिन मैं गई और इतने गंदे बाथरूम, क्योंकि जब कीमो चढ़ती रहती ना, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, और बार बार आप टॉयलेट जाओगे। एक टॉयलेट है, हम तो प्राइवेट रूम में लेते थे एक, लेकिन उसका भी वही टॉयलेट था, तो आप बार बार जा रहे हो। सारे लोग 20-25 लोग कीमो करवा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अटेंडेंट हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना गंदा टॉयलेट। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारी कीमो का मोह, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा HR कहाँ है। तो उन्होंने बोला हाँ, किसको पूछ रही हैं आप? मैंने कहा तुम्हारे HR को पूछ रही हूँ। तो पहले तो टाल मटोल होती, मैंने कहा तुम नंबर दो मुझे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका HR जो है वो मेरी दोस्त रजनी का भतीजा निकल गया। मैंने तुरंत फ़ोन घुमाया, मैंने बोला पहले यहाँ आओ और तुम देखो कि इतने लोगों के लिए एटलीस्ट इस बाथरूम को साफ़ तो कराओ। तो तुरंत आकर के जो है, जैसे HR की बात आई तो तुरंत सारा बाथरूम साफ़ हो गया। और मैंने कहा मेरे लिए मत करो, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बाथरूम साफ सारे लोगों के लिए रोज होने चाहिए। आज मैं आई हूँ, आपने करवा दिया, कल आपका यही धंधा आपका रोज का, आप इसको ठीक कीजिए। तो बात ये नहीं है कि क्या परिवर्तन आया है, बात यह है कि आप अपनी बात को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और आप सही जगह में अपनी बात को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आप सच में आप मरने की स्थिति में आ रखे हो। मेरे को इतना भयंकर इन्फेक्शन हो रखा था कि मैं खड़ी नहीं हो सक रही थी, और मैं बगल में एक कैंसर के मरीज थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत परेशान तो क्योंकि उनके घर वाले उनको छोड़ गए थे ना, तो उनको वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको नस वस नहीं मिल रही थी तो काट रहे थे वो। मैंने उनको बोला देखो भाई, अपना कैनुला एक किनारे निकाला, मैंने कहा देखो भाई इनको तुम मरने दो, जब ये मर जाएंगे इनके घर वालों को बोलने ले जाना, मगर इनको तंग मत करो तुम बिल्कुल भी। हड़कंप मच गया अस्पताल में। मैंने कहा नहीं ऐसा ही होगा, बिल्कुल मैं यहीं बैठे रहूँगी, बिल्कुल अपने बेड पे नहीं जाऊँगी जब तक तुम इनको नहीं करवाओगे। उनकी डेथ हो गई थी सुबह के टाइम पर। लेकिन बात यह है कि आपको जहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, क्या आपके अंदर वहाँ पर बात उठाने की हिम्मत है? बात ये होती है। परिवर्तन तो 40 साल, तो जिस समय हम लोग ने महिला समाख्या शुरू किया था उस समय लग रहा था कि हम तो दुनिया को ऐसे चुटकियों में पलट देंगे। इतनी यंग एज थी और इतनी ऊर्जा थी, और लगा कि ये तो पता नहीं हम कल को ही सारी दुनिया को, पूरी समाज को पलट देंगे। मगर आज
जब हम उसी बात को करते हैं, उसी जेंडर की बात करते हैं, तो वही जेंडर की बात जब हम उंगली से समझाते थे कि देखो यहाँ पर जेंडर गैप है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर दिक्कतें हैं, वही चीज़ आप 7 तालों के नीचे चली गई है। आपको ढूंढने से नहीं मिलता, आपको कुतर्क झेलने पड़ते हैं महिलाओं के भी, और आप निकाल नहीं पाते हैं। मुश्किल हो जाती है निकालना, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे बताओगे लोगों के बीच में, कैसे बताओगे। लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमने इनकी बात का क्या जवाब देना है, हमको आगे जाना है, ये नहीं, हम इनकी बात का क्या जवाब देना है। ये किताब के बारे में उतनी बात नहीं होती है, जो मैंने सीखा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। किताब में भी कमोबेश यही है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं अपने दोस्तों को फिर बहुत बहुत धन्यवाद बार बार देती हूँ। मेरी दोस्त डॉक्टर भारती, मुझे नहीं लगा था कहाँ बैठे हुए आए हुए हैं। एक दिन डॉक्टर भारती आए, और बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, वो एक उदाहरण है। और मैं नहा रही थी, बहुत तबीयत खराब थी, वो एक लिफाफा रख के चले गए। तो संतोषी मेरी एक बेटी है, उसने कहा कि माँ डॉक्टर भारती आपके लिए लिफाफा रख के चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई निमंत्रण होगा गोष्ठी वोष्ठी का, देख लेंगे। उस शाम हो गई, उसने कहा माँ आपने देखा नहीं, ये पता हुआ, देख तो लो कम से कम, क्या पता कल ही हो गोष्ठी। मैं चाहे मरने लग जाती थी ना, तभी भी गोष्ठियों में जरूर जाती थी। है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा दे। तो जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर पैसे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने आज तक डॉक्टर भारती को नहीं बोला, आज तक यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपने पैसे दिए। पहले मैंने सोचा उनको लौटा दूंगी, आज तक कभी बताया तक नहीं कि आपके दिए हुए पैसे मुझे मिले। आज तक कभी डॉक्टर भारती को ये तक नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो उनका स्नेह था मेरे लिए, और मेरे बहुत सारे दोस्तों का स्नेह था मेरे लिए। मुझे पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं थी, मुझे प्यार की ज़रूरत थी, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो एक कैंसर पेशेंट को होनी चाहिए। आप एक कैंसर पेशेंट का कैसे बिहेव करते हैं, आप उसके पास जाएंगे, मुंह बना करके, सड़ा हुआ मुंह लेकर के बैठ जाएंगे, जैसे अभी जाता है ये। अगर कैंसर पेशेंट बेचारा हंसने भी लगेगा तो उसे लगेगा कि मैं तो जाने वाला हूँ, हंसो ही क्यों। मतलब आप देखने वालों को देख करके वो मरीज का इतना मॉरल डाउन होता है, उसे लगता है बस मैं मरने ही वाला हूँ अब तो सच में। तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम कैसे बिहेव करें। वो चॉकलेट वाली जो महिला थी, जिसकी दुकान पर हाँ, आप गंजी होकर गई, वो ये है ना यही सुविधा। तो जब मैं गंजी होकर के मैं जब गंजी हुई, तो हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा दीदी आप स्कार्फ तो पहन लीजिए। मैंने बोला मुझे स्कार्फ पहनने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी, जिसको देखना होगा गीता गैरोलो का ऐसे ही देखेगा, और जिसको नहीं देखना होगा वो मुंह फेर ले। जब मैं गई उनकी दुकान में तो वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा उनसे कि मेरे को कैंसर हो गया है, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उन्होंने मुझे सुविधा स्टोर से एक चॉकलेट दी। तो जब मैं अपने ऑफिस में चॉकलेट लेके आई, मैं कहा देखो सुविधा स्टोर वालों ने मुझे एक चॉकलेट दी। तो मेरे साथ की जो मेरी सब साथी थी वो कहने लगी दीदी अगली बार उनको बोलना कि दूसरा टेस्ट देना ये वाला मत देना। तो इस तरह की घटनाएं जो आपके जीवन में, 2 बच्चे थे वो मुझे देख के हंस रहे थे, उनको लगा गंजी औरत है। औरतों को गंजे देखने की परंपराएं नहीं हमारे समाज में, मर्दों को गंजे देखने की परंपरा है, औरतों को नहीं, है ना। वो हाँ हमारे दिमाग में आप किसी मंदिर में आके बाल कटवा लीजिए, आपको बहुत श्रद्धा भक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे आमतौर पर गंजी होती हैं, आपको एलोपेशिया हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है, तो फिर आपको औरतों को गंजी देखने की परंपरा नहीं है। आपकी भौं नहीं है, आपकी पलकें नहीं है, आप एकदम खलवाट हैं बिल्कुल। लेकिन पर मैंने कहा कोई बात नहीं है, परंपरा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें देख लेंगे। उसके बाद जो है क्या, वो दोनों बच्चे मुझे देख के हंस रहे थे। मैं गई मैंने उनके कंधों में हाथ रखा, मैंने कहा बेटा मैं कैंसर पेशेंट हूँ। इतना झेपे, आंटी सॉरी आंटी सॉरी। मैंने कहा मैंने सॉरी बोलने के लिए नहीं कहा, मैंने बोला कि आइंदा से दूसरों को देख के हंसना मत। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। और ये एक जगह ये बोला कि आपकी स्थिति बहुत खराब थी। हेलो, आर्थिक स्थिति, आर्थिक का तो देखिए, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तो मैं बताऊं कि जो आपकी पुस्तक है, आपने मैंने इतनी सच्चाई से लिखी गई पुस्तक नहीं देखी। क्योंकि इनकी जो हर एक कीमों हो रही थी, उस कीमों के एक एक पैसा का इन्होंने हिसाब बताया है कि वो पैसा कहाँ से आया। मतलब बहुत खराब आर्थिक स्थिति मेरी। देखिए आर्थिक स्थिति खराब वो एक चीज़ है, लेकिन उसको सच्चाई से सबके सामने रखना, उसके लिए जो साहस चाहिए। जब ये साहस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा वो निर्भीक भी है, क्योंकि बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने सारी सच्चाई सबके सामने रखी। और एक एक जो है कीमों का हिसाब कि अब कहाँ से आएगा अगले का पैसा। अभी वहाँ से जैसे आपने बताया कि लिफाफा आ गया था, उसी तरह इनके एक ड्राइवर थे रावत जी, जब ऑफिस इनको बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, साल भर का इकट्ठा हो गया है, काफ़ी पैसा जो है नहीं मिल रहा है, तो इनके एक ड्राइवर थे रावत जी,
वो लगातार जो है बिना उसके रेमुनरेशन के इनके साथ कंटिन्यू करते रहे। और वो एक इतना अच्छा मुझे प्रसंग उसमें लगा कि निस्वार्थ भाव सेवा का अभी भी हम लोगों के अंदर है। जब आप पहले बात मेरे बहुत बात सारे आपने दोस्त की, हैं जो मुझको बहुत प्यार करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके उसमें हैं। और एक जो मैं चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जो लेफ्ट की आपने बात की वो आपकी पुस्तक में भी है कि आप आंदोलन का सोच रही थी। एक तरफ तो बिस्तर से उठने की स्थिति नहीं थी और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में ये सोच रही थी कि मैं धरने पे बैठ जाऊं। हाँ तो बैठना ही चाहिए था। तो वो जो आपका जो निर्भीक और वो जो अब आज भी दिखाई देता है और जो घुमंतु भी है। मैं आपका देख रहा था कि अभी लाहौल स्पीति जाने की इच्छा है। हाँ बहुत है। और अभी कहीं तो अभी गई नहीं गई आप? नहीं अब जाऊंगी। तो बना ये मुझे भी जाना है। मैं भी घुमंतु हूँ। और देखिए ऐसा है कि घूमने से ही आदमी को जो प्रेरणा मिलती है और सौंदर्य जो प्राकृतिक है वो बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा देता है। तो आप तो ऊर्जावान हैं और हमारा यही रहेगा कि आप आगे भी जो दोस्त हैं और प्रकृति से भी जो ऊर्जा लेते रहें और आगे ही लोगों को जो है इस तरह से जोड़ के रखें। मुझे लगता है कि जो आर्थिक स्थिति की बात है ना, वो केवल गीता गैरोला की आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, वो हमारे समाज के लाखों करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति की बात है जो ऐसे मुश्किल बीमारियों को झेल रहे हैं और इतनी महंगे इलाज करा रहे हैं। कैंसर का इलाज आज भी बहुत महंगा है और दुर्भाग्य है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद जापान के में जो हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था उसके बाद शायद कैंसर को डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद लगातार कैंसर पे काम किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतना सब होने के बावजूद अभी तक हमारी साइंस ये नहीं कर पाई है कि जितना पार्ट कैंसर का जो है डैमेज हुआ है केवल उतने पार्ट को असर करे वो दवाई। वो जब दवाई आपके शरीर में जाती है तो वो आपके पूरे शरीर को ख़त्म कर देती है। पूरा शरीर, आपको पता है मेरा वजन जो है वो 62 किलो था और आज मैं 45-46 किलो पे हूँ। मुझे अपने खुद को देख के कई बार बहुत घिन आती है, कपड़े ही नहीं आते भाई, वो सब कपड़े ढीले हो गए है ना। तो ये जो बात, ये मेरी बात नहीं है, ये गीता गैरोला अपनी बात नहीं कर रही है, ये मैं बात कर रही हूँ उन लाखों लोगों की जो कैंसर की ऐसी विभत्स बीमारियों को, मुश्किल बीमारियों को झेलते हैं। और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करी हुई हैं। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कोरोना में खुल गया ना सारा, कोरोना में उनकी सारी औकात सामने आ गई ना सरकार की, कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, सॉरी है ना, उनके सामने आ गई ना कि कोरोना में वो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे लोगों को कैसे मरना पड़ा जानवरों की तरह। जानवर भी बहुत सलीके से मरते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, जिसके पास पैसा, और उसके बाद जो LIC जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका पूरा जाल, जो टेस्ट करने वाले हैं उनका पूरा जाल, मतलब पूरा आपका जो स्वास्थ्य है ना वो पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट जाल के चंगुल में फंसे हुए हैं आप पूरी तरह से। आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और आपका स्वास्थ्य है वो पूरे उस जाल के अंदर फंसी हुई है और आप निकल नहीं सकते उस जाल से। मुझ जैसे लोग जो टका कमाते थे और जिन्होंने कभी भी कोई इंश्योरेंस नहीं करा, उनको आफत आ गई ना बीमारी करवाने में, बीमारी का इलाज कराने में। इस किताब से जुड़े हुए पहली बात तो ये कि गीता जी ने जितनी सब बातें बताई ना, तो मैं ये बताऊंगा कि गीता जी आपके जो सवाल है ना, उन सवालों से पाठक अपने आप को रिलेट करता है, इसीलिए वो आपकी किताब खरीद रहा है और इसीलिए वो आपकी किताब में अपना पैसा खर्च कर रहा है। जो आपका पहला एडिशन इसका 3 महीने में ख़त्म हुआ, तो वह इसलिए क्योंकि आपके उठाए हुए सभी सवालों से और सभी स्थितियों परिस्थितियों से हिंदी का पाठक अपने आप को रिलेट कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ये जो संबंध बन रहा है, यह संबंध आगे चल कर के एक बड़ा संबंध बनेगा किताब का, आपकी किताब का पाठकों के साथ में। मेरा एक सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मेरे संभावना प्रकाशन के जो पाठक हैं वो सभी बहुत ही सुधी पाठक हैं। अगर हमारे एक पेज की किसी एक पंक्ति के किसी एक शब्द में एक बिंदी की अगर गलती है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है फोटोग्राफ के साथ में कि इसमें ये गलती है, आपको ये सुधार करना है। तो ये खुशकिस्मती भी है, पर कई बारी ये बहुत बड़ा दबाव भी बना देती है आपके ऊपर। तो गीता जी की किताब गूंजे अनहद नाद एक पाठक ने ली और उनके पास सुबह उसका पैकेट पहुंचा, दोपहर को उनका फ़ोन आया कि अभिषेक कैसी किताब छापी है आपने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ?
बोले इतनी मोटी किताब है, इसमें चैप्टर तो है ही नहीं, खंड तो आपने बना ही नहीं, इतनी मोटी किताब बिना खंड के कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा वो खंड क्यों नहीं बने वो अलग बात है, वो दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी अब तो जैसी है आपके सामने है, आप इसको देखिए और बताइएगा। ठीक है। उन्होंने एक दो बातें जो मुझे समझानी थी, जैसे पाठक अपने प्रकाशक को समझाता रहता है कि आपको ये कमियां दूर करनी चाहिए, और हम सुनते भी हैं और समझते भी हैं, हमने सुना और ठीक है। 24 घंटे नहीं हुए थे, अगले दिन उसी पाठक का दोबारा से फोन था। बोले अभिषेक इस किताब में खंड बन ही नहीं सकते थे, आप बनाते कैसे? और मैं ये पूरी किताब पढ़ गया और बहुत ही शानदार ऐसा फिल्म में किताब लिखी हुई है, क्या कहा जाए। तो ये एक पाठ की प्रतिक्रिया है कि पाठ के साथ में वह अपने पाठकों को कितना रिलेट करा रही है, वह किताब किस कदर एक जुड़ाव पैदा हो रहा है पाठक और किताब के बीच में। और जहाँ तक उनका जो सवाल था कि चैप्टर क्यों नहीं है, उसका उत्तर ये है कि जब गीता जी के पास मैंने ये दूसरा या तीसरा प्रूफ भेजा, तब गीता जी ने कहा कि अभिषेक मेरा दिल 20% पर है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं देख रही हूँ, छाप दो इसको, कम से कम मेरे जाने से पहले छाप दो। कभी कभी ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ता है प्रकाशकों को, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ता है। पर आपका जो सेकंड एडिशन आएगा उसमें चैप्टर्स होंगे क्या? नहीं, जैसी है कोई संशोधित रूप नहीं है, सिर्फ कुछ एक प्रूफ की गलतियां जरूर हैं जिनको सुधार दिया गया है, लेकिन बाकी उसके मूल पाठ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की कि आप जब पढ़ने लगते हो तो आपको सेकंड चैप्टर ही नहीं आ रहा और उस वो एक बहाव होता है, मेरे को लगा नहीं कि आपको उस चैप्टर के ना आने का पढ़ते हुए अफसोस नहीं हुआ होगा। हाँ, अफसोस नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है, कॉमा तो लगता है ना सीधे विराम ही था, जहाँ से आपने आरंभ किया उसके बाद सीधे विराम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली किताब हमने ऐसी देखी जिसमें कोई खंड नहीं है। नहीं, ऐसी ऐसी अपनी ब्यूटी है। अपनी ब्यूटी है, और ऐसी बहुत सी किताबें हैं। और एक और दिलचस्प चीज़ है इस किताब के शीर्षक के बारे में। इस किताब का नाम है गूंजे अनहदनाद। गीता जी ने नाम भेजा तो मैंने कहा ये आपकी किताब तो कैंसर के बारे में और आपके संघर्षों के बारे में है, अनहदनाद, गूंजे अनहदनाद, ये क्या हुआ? गीता जी बोली समझा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इसी नाम को रख दो और ये किताब करो इसको फाइनल। मैंने कहा ठीक है। अब गीता जी ने कहा है तो कोई लॉजिक, कोई बेस तो होगा, वो वेग तो हो नहीं सकता। अब दिमाग भी जो है ऐसा है, ऐसा क्रिटिकल कहिए या ऐसा अजीबोगरीब है कि जब तक कॉन्सेप्ट खुद की समझ में नहीं आ जाए वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, आगे बढ़ने का मन नहीं करता। अब इन्होंने कह दिया रखना है, पर क्यों रखना है? अगले दिन मैंने फ़ोन किया गीता जी को, मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, ये किताब जीवन के अनहदनाद के बारे में है, इसलिए इसका नाम आपने एकदम ठीक रखा है, इसका नाम गूंजे अनहदनाद ही होना चाहिए। और इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि जीवन का ये अनहदनाद सब सुकून और शांति के साथ हम सब लोगों के साथ में रहे, बना रहे इस पृथ्वी पर, और अच्छा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का, अभिषेक जी का और अध्यक्ष जोशी सर का, मैम का। अब इससे पहले कि हम फॉर्मल रूप से, क्योंकि आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी जगत के बहुत बड़े बड़े नाम हमारे बीच हैं, विद्वत जन हैं, साहित्यकार और रचनाकार हैं, ममता मैम हैं, अखिलेश जी हैं, रंजीता जी हैं, तो इनके कर कमलों से हम इस पुस्तक का अनावरण, इसका लॉन्च करें। बस एक छोटी सी दृष्टता इसलिए कि इतने विद्वत जन हैं, मंच पे आसीन हैं, हमारे समक्ष हैं, और मैं हिंदी, मूल रूप से हिंदी विषय से आता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि स्त्रीवाद या फेमिनिज्म या
मार्क्सिज्म जब हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, बेसिकली आई बिलोंग टू पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ हमेशा एक शब्द को मैं परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। एमए में भी एक पेपर है वीमेन एम्पावरमेंट, और ग्रेजुएशन में भी है कि डू यू वांट एम्पावरमेंट, डू वीमेन वांट एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन? तो दे नीड इमेंसिपेशन बिकॉज इट मीन्स लिबरेशन, मुक्ति। तो जो ये खिलंदड़ापन है और जो ये आवारगी है, जो घुमक्कड़पन है और जो आपकी साफ गोई है, ये पूरे स्त्री विमर्श में नया आयाम जोड़ेगी, ऐसी मेरी आशा है। और महिलाएं ये स्त्री विमर्श का हिस्सा है जी, ये उसी ने मुझे सिखाया, एक बात। और दूसरी बात, किसी भी स्त्री का एम्पावरमेंट दूसरी स्त्री से नहीं मिल सकता। मेरा एम्पावरमेंट एक हो सकता है, किसी दूसरे का दूसरा हो सकता है, एक मजदूर स्त्री का दूसरा हो सकता है, और एक आईएएस का दूसरा हो सकता है। तो स्त्रियों के एम्पावरमेंट के बिल्कुल अलग अलग मायने होते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर समय की पाबंदी ना हो, उसकी अपनी मर्यादा ना हो, तो चीज़ें अनवरत रूप से हम काफ़ी समय तक जारी रख सकते हैं। लेकिन अब उसी समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं चाहूँगा कि ममता मैम, रंजीता जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी आए। और मैम अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम वहीं से कर लें, अगर हम सब लोग आ जाएं, या मैम आप ऊपर आएंगे। तो इस पुस्तक का हम विमोचन, अनावरण, फॉर्मल लॉन्च करें। Please have a big round of applause for Geeta ma'am for his daring. मेरे और लिए ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि और बहुत गर्व की बात है कि ममता दी, जिनको पढ़ के मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, उन्होंने मेरी किताब को लॉन्च किया। तालियां बजती रहें, क्योंकि ऐसे सुखद क्षण जीवन में कम ही आते हैं। मैं इस पीढ़ी को पढ़ के मैं यहाँ पर ये लिख पाई। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, ममता मैम, रंजीता जी। और मैं कहूँगी ये बेहतरीन सेशन था कि इस सेशन को सुन के इतनी बेताबी हो रही है कि इस किताब को जल्दी से जल्दी कैसे पढूं, क्योंकि सत्र वही अच्छा होता है जो आपको किताब तक ले जाए। और गीता को तो हम बहुत वर्षों से जानते हैं, और इसकी जो बहादुरी है, वो बहादुरी सबसे बड़ी चीज़ है, और जिंदा दिली। अब मुझे बार बार रविंद्र कालिया याद आ रहे हैं आज। वो भी कैंसर के 4.5 साल सर्वाइवर थे, और उन्होंने भी कभी अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इन लोगों से जीना सीखना चाहिए। लिखना तो हम सीख ही लेंगे। आप स्टेज पे रहें। मैं सभी पैनलिस्ट मैं सभी पैनलिस्ट और रंजीता मैम से निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से भेंट स्वरूप और सम्मान और धन्यवाद स्वरूप ये छोटे मेमेंटोज हैं। तो प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गीता मैम अगेन। हेलो Next, again, I would Hello, like to request हाँ. Ranjita ma'am to present this small token of love and appreciation to Abhinav Joshi sir. Thank you so much, sir. Now, ma'am, please present this to Abhishek sir. बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का और सभी ऑडियंस का। थैंक यू वेरी मच।